सभी भाई बहनों को दिल से बधाई हो। ओम शांति। ड्रामा ओम का शांति। ओम शांति भैया। ड्रामा का सीन ओम सभी शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ड्रामा का सीन सभी देख रहे हो। मुझे तो लगता है ये अंतिम दृश्य चल रहा है, अंतिम चरण। बहुत कम समय रह गया। अभी हम सभी को क्या तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे किसी देश बहुत एक संकटकालीन परिस्थिति में पास करना होता है, ऐसे समय पर सभी अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट होकर सभी अपनी अपनी सुरक्षा रखते हैं। जैसे किसी देश जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है कि जो डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग किया जाता है। अभी जो समय चल रहा है सारे विश्व भर में, आप देख रहे हो पैंडेमिक का। अभी हमारा डिफेंस सिस्टम, सेल्फ डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। किसी देश का एक बॉर्डरलाइन डिफेंस होता है, एक इंटरनल डिफेंस होता है। एक बॉर्डरलाइन सिक्योरिटी, एक इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर देखा जाए तो एक शारीरिक सिक्योरिटी, अर्थात बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है उसको हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा। दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आत्मा, आत्मा का जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। दोनों को एम्पावर करना जरूरी है, दोनों को सशक्त करना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी देश में बाहर से एक्सटर्नल जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो एकदम मजबूत है, स्ट्रांग है, बाहर से आने नहीं दे रहे हैं, एंट्री करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंटरनल रिवोल्यूशन भी हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, तो अंदर का भी स्ट्रांग करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते तुम्हारा ये शरीर एक राज्य है, तुम इसको अगर यहाँ ठीक नहीं रख सकते हो तो भविष्य में विश्व राज्य क्या चला सकते हो। तुम इसको ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। तो हमारा जो बॉर्डरलाइन सिक्योरिटी है अर्थात बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको कैसे ठीक करें, जिसको बॉडी इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी अर्थात हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम आप कह सकते हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो हम ऐसा स्ट्रांग बने जो हमारे अंदर कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अंदर आ ना सके। तो जैसे किसी देश में उसके डिफेंस सिस्टम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा होती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर मिलिट्री कोई काम कर नहीं देता। इसी प्रकार हमारे जीवन में जितना हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे हमारे डिफेंस सिस्टम भी ठीक रहेगा। लेकिन डिफेंस सिस्टम को कैसे ठीक करें। बॉडी का डिफेंस सिस्टम को ठीक करने के लिए बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। किस हिसाब से, जैसे फिजिकल साइंस में डॉक्टर साहब सभी को कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा और हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लीजिएगा, सफिशिएंट रेस्ट कीजिएगा। ये तीन सिस्टम है, तीन बातें हैं जिसको अनुकरण करके, फॉलो करके हम अपना बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे मिलिट्री में डेली उनको देखना, पीटी कराया जाता है,
एक दिन भी मिस नहीं, हाजिरी पड़ता है सवेरे सवेरे आके सबको। मैं देखता हूँ यहाँ कितनी ठंडी में भी माउंट आबू में हमारा एयरफोर्स का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का और आर्मी का यहाँ हेडक्वार्टर इनका स्टेशन है, तो उनके जवान सब आते हैं यहाँ, कई महीना रहते हैं। तो उनका सवेरे सवेरे पूरा पीटी चलता है, ट्रेनिंग चलता है, वहाँ कोई छुट्टी नहीं ले सकता है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ही बॉडी स्ट्रांग बन सकता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर को भी ठीक रखने के लिए एक रेगुलरिटी, एक नियमित रूप से हम बॉडी को एक्सरसाइज कराना ही पड़ेगा, तो ही बॉडी मजबूत रहेगा और बॉडी के अंदर जल्दी कोई जर्म्स वायरस एंट्री कर ही नहीं सकता है। आधा घंटा अपने लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। WHO कहता है 150 minutes in a week at least, 5 days in a week at least you must do exercise. इसमें भी एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा इट शुड बी होलिस्टिक। इसमें एरोबिक भी, एनारोबिक भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी और ब्रीदिंग भी, चारों एक्सरसाइज शामिल होना चाहिए, तो ही बॉडी का सारी सिस्टम ठीक रहेगा। एक्सरसाइज करने का लक्ष्य है कि आपका बॉडी स्ट्रांग बने, आपके अंदर स्टेमिना बढ़े, आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाए, डिटॉक्स हो जाओ, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मजबूत हो जाए, आपका बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल रहे, स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस नहीं रहे। तो ये सब आपका लक्ष्य है एक्सरसाइज का। आपके ओबेसिटी कम हो जाए, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन होकर रहे, आपका मसल्स, स्केलेटल, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग बने। तो इसलिए आधा घंटा मिनिमम टाइम निकालना है और एक्सरसाइज करना है अपने लिए, जिसमें सब कुछ हो। और दुनिया वाले जो एक्सरसाइज कराते हैं उसमें तो खाली बॉडी को फोकस किया जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं मन भी उसमें दुरुस्त होना चाहिए, तन और मन दोनों। तो मन भी अगर दुरुस्त है तो उसको कहेंगे होलिस्टिक एक्सरसाइज। हम सवेरे सवेरे ग्लोबल हॉस्पिटल में सभी भाई बहनें करते हैं, जिसमें ये चारों प्रकार का एक्सरसाइज होता है। आधा घंटा, इट कवर्स एवरीथिंग। पसीने में सब भीग जाते हैं, कोई भी नहीं कह सकता है मेरे पास आधा घंटा समय नहीं है। आधा घंटा समय तो सभी निकाल सकते हैं। अगर ओल्ड एज तक आप फिट रहना चाहते हो, अपना हेल्थ ठीक रखना चाहते हो, अननेसेसरी हॉस्पिटल दौड़ना ना पड़े, तो एक्सरसाइज इज अ मस्ट। जैसे डिफेंस में भी रोज पीटी कराया जाता है, इसलिए। दूसरी बात है बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। हम अपना बॉडी को ठीक रखने के लिए अपने अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा सप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी कमजोर हो जाएगा। आपको बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन की आवश्यकता है, कैल्शियम आवश्यकता है, जिंक आवश्यकता है, मैग्नीशियम आवश्यकता है, आपको आयरन आवश्यकता है, विटामिन सी की आवश्यकता है, बी कॉम्प्लेक्स की जरूरी है, विटामिन डी की जरूरी है। ये सब चीजें सप्लीमेंट अगर नहीं हो, बॉडी कैसे सिस्टम ठीक काम करेगा, सारे मैकेनिज्म कैसे ठीक चलेगा। हमारे भारत में जो माताएं खाना परोसती है, इट इज कंप्लीट बैलेंस डाइट। चावल भी देंगे, चपाती भी देंगे, दाल भी देंगे, सब्जियां भी देंगे, और रायता भी देंगे, भाजी भी देंगे, नींबू भी देंगे, या अचार देंगे। वैरायटी चीजें देती है, जिसके कारण सब कुछ हमें मिल जाता है। और भारत में तो कोई कमी नहीं सब्जियों की, सब प्रकार की सब्जियां। तो अगर आप दिन में कम कम 4 बार खाते हैं, एक ब्रेकफास्ट, फिर लंच, इवनिंग में थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स, रात को डिनर। जो बाबा ने मधुबन में आज से 80 साल पहले शुरू किया था, बाबा को पता है कि बॉडी के लिए 4 बार खाना आवश्यक है,
इसलिए मधुबन में आज तक भी हम 4 बार कम कम खाओ। योगी एकदम बहुत ज्यादा नहीं खाता है, स्वल्पाहारी होता है, तो कम कम खाएं, 4 बार खाएं तो ओवरवेट भी नहीं होंगे, भूख भी नहीं लगेगी, और जो आवश्यकता है सारी पूरी हो जाएगी। इसलिए ब्रेकफास्ट 8-9 बजे तक करें। ब्रेकफास्ट शुड बी गुड, क्योंकि ब्रेकफास्ट बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, स्ट्रॉन्ग करती है। जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनको फट से जर्म्स वायरस अटैक करते हैं। कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट करिए, बनाइए अच्छी तरह से जो भी बनाना है, क्योंकि हर एक का अपना अपना मनपसंद है। बनाइए लेकिन अच्छा, डिलीशियस भी बनाइए, न्यूट्रिशियस भी बनाइए, अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। लंच थोड़ा बहुत डिले हो जाए कि कुछ हो जाए तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चल पड़े और लंच करते करते लेट हो गया, 4 बज गया, तो क्या हाल होगा, सोचिए तो सही। फिर बीच में फिर रेडीमेड चीज़ें मंगा के खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तो उसमें हेल्थ और खराब होता है। बिल्कुल नहीं, जितना हो सके घर का भोजन खाएं, बाहर का बिल्कुल मंगा के बिल्कुल नहीं। इससे ही अपना हेल्थ ठीक रहेगा, क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ें आती है उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, उसमें ट्रांसफेट कितना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितना, बहुत सारी कलर्स कितने, ये सब चीज़ें सब डालते हैं, जिसके कारण शरीर के लिए नुकसानकारक है। ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं, घर में एकदम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट बना के खा सकते हैं। तो कम कम 4 बार तो मिनिमम खाना चाहिए। और सारे दिन में फ्रूट्स जरूर ऐड कीजिए, एक बार जरूर फ्रूट्स खाइए। मिल्क प्रोडक्ट भी लीजिएगा, बाजार का चीजें बिल्कुल नहीं। तेल, घी, नमक जितना कम हो सके। आपके थाली में 50% से ज्यादा अगर सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, तो बहुत अच्छा। अनाज थोड़ा सा कम खाएं, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाएं, कोई बात नहीं, प्रोटीन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 50% वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो, 25% आपका थाली का कार्बोहाइड्रेट्स हो, और 25% प्रोटीन। तो उससे आपका हेल्थ एकदम ठीक रहेगा। तो डाइट, एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, तीसरी बात है, गुड रेस्ट। कम से कम 5-6 घंटा तो नींद करनी चाहिए, रात को भी अनडिस्टर्ब साउंड स्लीप, तो ही आप ठीक रहेंगे। रात को अनडिस्टर्ब साउंड स्लीप अगर 5-6 घंटा साउंड स्लीप होता है, तो आपकी बॉडी में वो रिपेयर सिस्टम शुरू हो जाता है। बॉडी इज ए मशीन विच इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। जब आप रेस्ट करते हो, नींद करते हो, उस समय बॉडी का वेयर एंड टियर रिपेयर होता है। तो इसलिए जो रेस्ट नहीं करता है, देखा जाता है उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, फट से उनको जर्म्स, वायरसेस अटैक करते हैं। तो इसलिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुड रेस्ट भी चाहिए, तो ही जाके आप ठीक रह सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बातें ध्यान रखिए। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं, हम इसको इम्यून बूस्टर कह सकते हैं, वो हमारे भोजन में ऐड कर सकते हैं। जैसे लेमन, इट इज फुल ऑफ विटामिन सी। हमारे भोजन में लेमन डेली होना चाहिए, एक लेमन तो डेली खाना चाहिए। इसी प्रकार जो भी साइट्रस फूड है, ऑरेंज है, मौसमी है, ये सब भी ले सकते हो आप। नेपुले डे किड्स डॉक्टर एवे कहते हैं। आप बनाना ले सकते हो, पोमग्रेनेट ले सकते हो। फ्रूट्स तो कुछ ना कुछ वैरायटी, सीजन का फ्रूट्स लीजिएगा। डेली फ्रूट्स खाएंगे बहुत अच्छा है, उसमें नेचुरल आपके एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ है, रेसा है, फाइबर्स हैं, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। देवताएं ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे, योगी ज्यादा फ्रूट्स, मिल्क, ये सब खाते हैं। अनाज कम खाते हैं, क्योंकि अनाज ज्यादा खाने से सुस्ती आती है। इसलिए हम अपने डाइट में फ्रूट्स जितना ज्यादा इंक्लूड करेंगे, फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको ताजगी अनुभव होगी। तो इसलिए लेमन और ये सब चीजें लेना ही है। और हमारे भारतीय इसमें किचन में तो कितने क्या क्या मिलते हैं। हमारी माताएं जिंजर रखते हैं, जिंजर बहुत अच्छा है, ये भी
हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेशन पैदा करता है, जर्म्स वायरस उसको घुसने नहीं देता है। जिंजर को आप ऐड कर सकते हो, हल्दी को ऐड कर सकते हो। आप दूध पियेंगे तो उसमें हल्दी डाल दीजिए, जिंजर डाल दीजिए, अच्छा है। देन ब्लैक पेपर डाल सकते हो, काली मिर्च है, बहुत अच्छा है। आप लौंग है, क्लोव्स है, और इलायची है, सिनामन है, और दालचीनी है। ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स और हमारे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो हर एक के किचन में ये सब मिलते हैं। तो ये सब नेचुरल इम्यून बूस्टर्स है। ये सब को किसी न किसी रीति से आप यूज़ करते रहिए और देखना बॉडी एकदम आपका ठीक रहेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए, जो बॉडी को फिट रखने के लिए आजकल जो कोरोना वायरस जो चारों तरफ आप देख रहे हो, इसका पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है? हमारी बॉडी में ये वायरस कहाँ से प्रवेश करती है? हमारे फेस है। फेस में हमारे जो माउथ है, माउथ कैविटी या नाजल कैविटी या आंखें, ये 3 रूट्स है, इसके द्वारा ये वायरसेस अंदर घुसती है। ठीक है? ये तीनों को हम कैसे ठीक रखें? जैसे पोर्ट ऑफ एंट्री को, जैसे जहाँ ही आतंकवादी घुसते हैं वहाँ अगर डिफेंस सिस्टम ठीक है तो कोई टेररिस्ट घुस ही नहीं सकता है अंदर। ठीक इसी प्रकार हम अगर ये तीनों बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसको कैसे ठीक रखेंगे, तो हम भी कोरोना से बच के रहेंगे। क्योंकि मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, कल एक दिन में ही हमारे हॉस्पिटल में 5 डेथ हुआ, एक दिन में ही। सभी के लॉन्ग्स ऐसे बैडली इन्वॉल्व कि कोई बचा ही नहीं सकता हमको। तो डेली इतना मर रहे हैं इधर की बात मत पूछो, ऐसे हालत, क्योंकि सभी लोगों में जागृति नहीं है। शुरुआत में हमारे इंडिया में क्या होता है, ठीक हो जाएगा, चलता है, ठीक हो जाएगा, ये प्रकार का मेंटालिटी है। जब एकदम लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं, हम भी हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं? तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। मैं पीस ऑफ माइंड चैनल में अभी रेगुलर आ रहा है, मैं कोविड-19 का 19 सीरियल बनाया हूँ, लेक्चर सीरीज है। आप कोई सुन लेगा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। इंडियन टाइम 9 बजे यहाँ ब्रॉडकास्ट होता है। आपका टाइम कितना होगा आप देख लीजिए, उसी अनुसार। यहाँ 9 बजे होता है, दिन में 9 बजे। वहाँ रात को कितने बजे होगा देख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड वाला भी आप देख सकते हो, यूट्यूब में डाल दूंगा सारा। तो लोग भारत में, एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा सब चलता है मेंटेलिटी, ठीक हो जाएगा मेंटेलिटी, फिर जब टू मच हो जाता है फिर लेट आते हैं, तब तक तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि अपना सेल्फ डिफेंस ठीक रखें हम। तो 3 रूट्स जो है, इसको ठीक रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक साधन है, आप स्टीम। आप जब आप स्टीम लेते हो, क्या होता है, स्टीम से कोरोना वायरस एकदम ठहर नहीं पाता है। स्टीम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टीम में जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी उबलता है, और स्टीम जब लेते हैं नियरली 60 डिग्री 70 डिग्री में कोरोना वायरस डेड हो जाता है। आप जब गर्म पानी पीते हो तो ज़्यादा गर्म पानी पी नहीं सकोगे, और पिएंगे तो भी आपका थ्रोट में अगर कोरोना वायरस है तो मरेगा। लेकिन जब सांस लेते हो, आपके नाक से कोरोना वायरस एंट्री करता है, जो नेजोफेरिंग्स है, ये साइड में नेजोफेरिंग्स है, यहाँ साइनोसिस है, वहाँ अगर कोरोना वायरस चिपके रहा है, वो कैसे मरेगा? इसलिए स्टीम इज द ओनली वे। आप रेगुलर स्टीम लेंगे तो पूरा 10 बार नाक से सांस लीजिए, गले से छोड़ दीजिए, नाक से सांस लीजिए, गले से छोड़िए, फिर मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए, मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। स्टीम आजकल एपरेटस मिलता है, लेकिन मैं तो कहूँगा सबसे सिंपल सहज तरीका है, आप अपने गैस के ऊपर एक सॉसपेन रख लीजिएगा, उसमें पानी बॉयल होता रहेगा, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दीजिए, एक टॉवल ऐसे सामने से सिर के ऊपर ऐसा रख दीजिएगा, और नहीं भी रखेंगे चलेगा, सॉसपेन के सामने ही मुंह रखे
ऐसे नाक से आप सांस लीजिएगा, 2-4 मिनट ही सांस लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार, सवेरे दोपहर को रात को। मैं कहूँगा आपके अंदर कोरोना वायरस एंट्री कर ही नहीं सकता है, मर ही जाएगा। तो स्टीम बहुत एक सुंदर विधि है, 3 बार आप कहीं भी रहो आप जरूर करो। और गरम गरम पानी, अगर उसमें थोड़ा नमक डाल के भी गार्गलिंग करेंगे, बहुत अच्छा। थ्रोट गार्गलिंग करेंगे तो आपके गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जब अटैक करता है पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, थ्रोट में ड्राई कफ होगा, आपको ब्रेथलेसनेस होगा, फीवर होगा, ये सब चीजें होती है। तो आपके एंट्री ही होगी नहीं, आप पूरा बिल्कुल एकदम एंट्री ही करने नहीं देंगे तो अंदर करेगा क्या। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि आप डेली स्टीम लेते रहिए, डेली गरारे कर गार्गलिंग करते रहिए। हमारे इंडिया में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और सारे स्टाफ 3 बार कंपलसरी किए स्टीम लेना। आज तक 5,000 वो लोग कोविड पेशेंट देख चुके हैं, एडमिट करके ट्रीट करके सबको ठीक कर चुके हैं, लेकिन एक भी स्टाफ को किसी को भी कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि डेली वो 3-3 बार स्टीम ले रहे हैं, डेली कंपलसरी पूरा। तो इसलिए मैं कहूँगा एक सिंपल तरीका है जो हर कोई कर सकता है बिना कोई मेहनत। तो आप स्टीम लीजिए, गरारे कीजिए, और जितना हो सके फेस मास्क पहनिए, नाक पाक कवर करके कहीं भी जाते हो, किससे मिलते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। हमारे इंडिया में तो मच्छर से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप तो वहाँ दूर दूर रहते हो कम से कम, फिर भी जितना हो सके ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये मेंटेन करते हुए भी अगर स्टीम लेते रहेंगे और गर्गलिंग करते रहेंगे तो आपके अंदर अगर वायरस एंट्री हो भी गई तो उनका वो तो खत्म होना ही है। ये आपको फॉलो करना जरूरी है। और सैनिटाइजर तो सबके पास है ही, डिसइंफेक्टेंट तो सभी के पास है ही। आप अपने हाथ और जो भी सरफेसेस है, जो लैपटॉप और मोबाइल जो भी यूज करते हो उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करते रहिएगा। अपने कपड़े को अच्छी तरह से गरम गरम पानी में आधा घंटा डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डुबो के रखिएगा, फिर उसको वॉश करिएगा, तो सारे जर्म्स बैक्टीरिया खत्म हो ही जाएंगे। एकदम गर्म पानी में, हॉट वाटर में आधा घंटा डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डुबो के रखिएगा। बाजार से आप सब्जियों लाते हो, सब्जियों को भी एकदम रनिंग टेप वाटर में अच्छी तरह से धुलाई कर दीजिएगा। उसमें 1 लीटर पानी में 3 चम्मच 3 टीस्पून सॉल्ट और हल्दी देके उसको डुबो के रखिए, आधा घंटे डुबो के रखिए सारे वेजिटेबल्स को, फिर उसको साफ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेकिंग सोडा अगर 3 टीस्पून फुल डालते हो तो 5 मिनट के पानी में डुबो के रखोगे तो सारे जर्म्स वायरसेस सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये भी अपना सकते हो, ये विधि सब अपने को ठीक रखने के लिए जर्म वायरसेस। अभी तो ये सेकेंड वेव चल रहा है और प्रेडिक्ट कर रहे हैं देयर विल बी 4 वेव्स ऑफ कोरोना वायरस। लास्ट इस बारी बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो कोरोना का वेव था उसमें 80% लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन था। 20% जो हाई रिस्क ग्रुप है, सीनियर सिटीजन है, जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन आदि बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुआ। परंतु इस बारी तो एकदम यंग जनरेशन में कह रहा हूँ, यंग जनरेशन इतने लोगों का डेथ हुआ है आप सोच नहीं सकते हो। मेजोरिटी पल्मोनरी कोविड हो रहा है, सबके लंग्स में सीधा जाके इफेक्ट हो रहा है। अगर डेली स्टीम लेते रहेंगे तो आपको ये सब जा ही नहीं सकते हैं, तो वायरस आपके अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। तो स्टीम दिन में 4 बार 5 बार भी लो तो मैं कहूँगा, एनकरेज करूँगा, बहुत अच्छा है, आप अपने आप को ठीक रख सकते हो। एक बार किसी को कोविड हो गया, आप उनको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, जब तक किसी को इन्फेक्शन नहीं है और रियलाइज नहीं कर सकता है क्या हालत होता है लोगों का। हम यहाँ तो देख रहे हैं लोगों की हालत, कंडीशन एकदम बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। और तो कईयों के पूरा फैमिली का फैमिली चले गए, बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए बता रहा था कि अपने बॉडी डिफेंस को पहले ठीक करिएगा। आप डेली एक्सरसाइज करिएगा विदाउट फेल,
खाना ठीक से खाइए, रेस्ट लीजिएगा, और जो बताया आप सारे इम्यून बूस्टर्स आप ऐड कीजिए अपने डाइट में, और स्टीम लीजिएगा, गरारे कीजिएगा, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब बातों का ध्यान रखना है। ये तो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी। जो इंटरनल सिस्टम है इसको कैसे ठीक रखें, क्योंकि आउटसाइडर टेररिस्ट को तो आपने बंद कर दिया, लेकिन इनसाइड टेररिस्ट है तो फिर कैसे करेंगे, इनको कैसे ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए बाबा हमें विधि बताते हैं, दुनिया वाले किसी डॉक्टर के पास इसकी विधि नहीं है, सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ही हैं। वही हमें बताते हैं मन को कैसे सशक्त करें, मन को कैसे अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाएं। मन को ठीक रखने के लिए बाबा ने हमें वही विधि बताया है। मन को भी एक्सरसाइज कराना जरूरी है, मन को भी अच्छे भोजन देने की आवश्यकता है, मन को भी रेस्ट देने की आवश्यकता है, मन के लिए भी इम्यून बूस्टर्स है, मन के लिए भी क्या हम अपनाएं विधि, बाबा ये सब बातें बताते हैं। तो वो सारी बातें हम सुनते हैं अभी। देखिए मन का एक्सरसाइज क्या है, बाबा ने हमें कहा है बच्चे रोज रूहानी ड्रिल करो, स्पिरिचुअल ड्रिल करो। वो लोग तो पीटी करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 पीटी करते हैं, वो बॉडी को फिट रखने के लिए ठीक है। बॉडी को कितना भी फिट रखो, मन अगर ठीक नहीं है तो तन पर उसका असर फिर पड़ ही जाता है। आज आप स्वयं फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन घर में 5 लोगों को बीमारी हो गई, 5 लोग कोविड में डेथ हो गया, और ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसे हालत हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो शुरुआत है, आगे चल के हम देखेंगे। ये तो एक बीमारी की झलक देख रहे हैं, और एक ही बीमारी देख रहे हैं। बाबा ने कहा आगे चल के तो 10 दिशा से एक ही साथ 5 तत्व, 5 विकार, और अपने अंदर की पुराने स्वभाव संस्कार बीमारियां सब एक ही साथ उछल खाएंगे। लोग लूटने मारने आपको आएंगे, विकार लेके आएंगे, अनेक प्रकार की बातें देखेंगे। ऐसे सिचुएशन पर अपने आप को कैसे सेफ रखना है, हम अपने आप को कैसे ठीक रखें, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। ऐसे समय पर बाबा कहते हैं मन इतने व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प में सबके डूब जाएंगे, जिससे क्या हाल होगा, मानसिक स्थिति। WHO का प्रेडिक्शन है आने वाले समय में मेजॉरिटी 99% लोगों की मानसिक विकृतियां शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं ऐसे बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। कोई भी इससे सशक्त नहीं है तो ठहरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मन को कैसे सशक्त करें, मन को जब चाहे जहां चाहे जितना समय एकाग्र करना अगर आ गया तो मन हमारे अपने कंट्रोल में हो गया, तो हम व्यर्थ नेगेटिव सोच से बच सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम व्यर्थ सोचते नहीं, लेकिन क्या करें डॉक्टर साहब, मन में आ ही जाता है, ऐसे ऐसे सोच आ ही जाता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत बिजी है तो उसके पास अननेसेसरी गप मारने के लिए लोग कोई नहीं आता है। कोई खाली है तो उसके पास लोग आते हैं गपशप करने के लिए। इसलिए तो कहा जाता है खाली मन शैतान का घर है, एन एविल एन आइडल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। तो हम भी अपना मन को खाली नहीं छोड़े। मन को बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि दिए हैं, रूहानी ड्रिल करो। अभी अभी श्रेष्ठ समान में, अभी अभी संगम युग पर मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, यह भी सोचो, अनुभव करो। अभी अभी सोचो कि मैं सूक्ष्म वतन में एक एंजल हूँ, एक सूक्ष्म फरिश्ता हूँ। अभी अभी सोचो कि मैं मूल वतन में
शांति धाम में मैं बिंदु स्वरूप बीज रूप स्वरूप। अब ये भी सोचो, स्वर्ग में अपने राजधानी में मैं परफेक्ट देवता स्वरूप में हूँ। जब चाहो जिस स्वरूप में जितना समय चाहे एकाग्र हो जाओ मन बुद्धि से, उसी स्वरूप का अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं इसको बार बार दोहराओ, बार बार इसको अभ्यास करो, बार बार इसका अभ्यास करो। तो क्या होगा, मन बुद्धि आपके कंट्रोल में रहेंगे। बुद्धि, आपका मन बेलगाम घोड़ा की तरह इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे आज स्लोगन में भी सुना ना, बेलगाम घोड़ा की तरह इधर उधर भागेगा नहीं। आप मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अंत में मन ही सबको धोखा देगा। जिसका मन कंट्रोल नहीं है, वो मन में क्या क्या सोचता रहेगा, पागल सा जैसा हो जाएगी लोग सभी, देखना। लेकिन जो मन को अपने बस में रखना सीख गया, अंत में वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। मन से हारे हार, मन जीते जगत जीत। तो मन पर कैसे कंट्रोल करना है दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है, एक परमात्मा ही हमें सिखाते हैं। मेरे बच्चे मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। मैं जो कहता हूँ उसे श्रीमत पर चलो, देखो तुम्हारा मन तुम्हारा कंट्रोल में रहेगा। तो जो बहुत लंबे समय से ये मन का एक्सरसाइज, रूहानी एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल करता रहेगा, तो जैसे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाता है, फट से कोई बीमारी नहीं होती है, ऐसे रेगुलर स्पिरिचुअल ड्रिल करने से भी आप स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी वातावरण आपको इजीली अफेक्टेड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए हेल्दी डाइट की आवश्यकता है, मन का भोजन है हमारे सोच विचार। हमारे सोच विचार को हम ठीक रखने के लिए बाबा हमें रोज जो मुरली सुनाते हैं, मुरली ही हमारा हेल्दी डाइट है, हेल्दी भोजन है। सवेरे सवेरे जब मुरली सुनते हैं तो मन कितना अच्छी बातें सुनकर गदगद उठता है, खुश हो जाता है। जैसे सवेरे सवेरे उठ के आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, गरम गरम पराठा और बढ़िया सब्जी, बढ़िया सुंदर खिलाए, कोई ढोकला, जिसको जो पसंद है मन पसंद का मिल गया, तो वाह, क्या कहेंगे, वाह मजा आ गया। तो ऐसे ही बाबा सवेरे सवेरे जो सुंदर बातें हमको सुनाते हैं, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो बाबा की मुरली ही शुद्ध संकल्प का भोजन है। तो रोज अच्छी अच्छी बाबा की बातें सुने, दादियों के क्लासेस सुने, बाबा के एक मुरली सुने, और हमारे आध्यात्मिक लिटरेचर से उसको सुने। तो ये हमारा भोजन है, आत्मा को सशक्त करने के लिए, आत्मा का डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये एक सुंदर साधन है। तो मेडिटेशन, जिसमें हम रूहानी ड्रिल करते हैं, वो है एक्सरसाइज, और बाबा की मुरली सुनते हैं अच्छी तरह से, ये है आत्मा का भोजन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा हमें रोज सवेरे कहते हैं बच्चे मुरली कभी नहीं मिस करना, बच्चे मेडिटेशन कभी मिस नहीं करना। ये दोनों करते रहेंगे तो आत्मा बिल्कुल एकदम शक्तिशाली रहेगी। साथ में जैसे बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे सारा दिन भी अच्छे अच्छे सोमान का अभ्यास करो, बहुत अच्छे सोमान में रहना अभ्यास करो। वो मानो इम्यून बूस्टर्स है। बाबा हमें बहुत अच्छे अच्छे सोमान देते हैं। कभी कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप में रहो, कभी शिव शक्ति हो, कभी कंबाइंड हो, मैं अवतरित आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितने सुंदर सुंदर सोमान बाबा हमने दिए हैं। तो ये सब स्वमान का एक प्लानर बनाना पड़ेगा। मुझे सारा दिन कौन सा स्वमान में किस समय अभ्यास करना है, इसको बीच बीच में, क्योंकि सवेरे हम मुरली तो सुनते हैं और मेडिटेशन तो करते हैं, फिर सारा दिन गोरख धंधे में बिजी हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। भूलने से काम कैसे चलेगा? इसलिए हमें बीच बीच में बाबा जो ट्रैफिक कंट्रोल दिए हैं, इसलिए तो ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, तो बीच बीच में हम भूले नहीं, बाबा को याद करते रहें और अच्छे अच्छे स्वमान में स्थित रहें। ये सब इम्यून बूस्टर है। तो आत्मा एकदम चार्ज होके रहेगी, बिल्कुल शक्तिहीन होगी नहीं। तो बाबा हमें भिन्न भिन्न ऐसी विधियां बताते रहते हैं
बच्चे, आत्मा को सशक्त करना दुनिया में कोई नहीं जानते। देखना अंत में सबके पास धन संपत्ति बैल गाड़ी गाड़ी मोटर है, सोच रहे हैं कि सब इसमें ही हम सब कुछ, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी ये सब कुछ काम में आने वाले नहीं है। सब 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 होते हुए भी देखना सब बेसहारा अनुभव करेंगे। करोड़पति एक सेकंड में रोडपति हो जाएंगे। हमने तो यहाँ देखा है कच्छ भुज में भूकंप हुआ 2001 में, बड़े बड़े मिलियनर इतने पूरा पैसा वाले बॉम्बे के सब सब उनके कच्छ भुज में अपने अपने बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग, एक गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे श्रीमंत भाई? अभी ऐसा अमेरिका में अभी ऐसी हालत है, आपको मालूम है? यहाँ पाइपलाइन को, यहाँ पाइपलाइन चलते सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो रशिया की क्रिमिनल्स होते हैं ना कंप्यूटर, तो उनका काम ही है अमेरिका को अटैक, सब लोग पूरा अमेरिका को अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका तो एक तरह से दुश्मन है ना पूरे वर्ल्ड का जैसे। तो सब कर्म का खेल है उसके पीछे। तो वो उन्होंने ऐसा अटैक किया, पूरे पाइपलाइन को ठप कर दिया है पूरा, कोई गैस नहीं कुछ नहीं। अभी भी धीरे धीरे कल ही फिक्स हुआ वो लाइन, और अभी आप जाके देखेंगे आप वंडर खा जाएंगे कि गैस स्टेशन भरे हुए हैं, सब गैस स्टेशन, कोई भी गैस स्टेशन में अभी गैस नहीं है। यहाँ गैसोलीन बोलते हैं ना, गैस को गैसोलीन बोलते हैं ना, अमेरिका है। तो ये सब, तो आप बोलेंगे गाड़ी है, पर गाड़ी चलाने के लिए जो पेट्रोल है वही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? और मेरे पास बोलेंगे मेरे पास $2.5 लाख की गाड़ी है, पर पेट्रोल ही नहीं है। नहीं हमारे भी ऐसा है ना, अभी देखो लॉकडाउन है, सबके पास गाड़ी ऐसे पड़ा है ठक, क्या करना है, धूल मिट्टी में सड़ रहा है, क्या करेंगे गाड़ी। एक चीज आप जो बता, एक चीज और मुझे ऐड करना था, मैं इंतजार कर रहा था आपका पूरी हो जाए, बताएंगे। तो एक चीज आप जो बता रहे हैं ना कि जैसे व्यक्त संकल्प, ये जो बता रहे थे ना, इसके ऊपर और एक गहरी और एक छोटी सी पॉइंट पर गहरी पॉइंट ये है, हम लौकिक जो भी जॉब, कोई जॉब करता है, या जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, मैं या हमारे, हम कभी भी जब भी आए ना इसमें, बाबा की ज्ञान होने के कारण हम कभी भी ऐसा नहीं समझते कि हम जो जानते हैं उतना इनफ है, उतना कर सकते थे। लेकिन हमेशा हमारे अंदर प्रोग्रेसिव थिंकिंग रहा कि इसमें हम प्रोग्रेस करें, अच्छा करें, नया नया चीज सीखें। वो थॉट पैटर्न एक डेवलप होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, मेजोरिटी हमारे जो भारत के लोग होते हैं, जो खासकर जब यहाँ आए, अगर उनका सब कुछ सेट है एकदम, इसलिए बोलते हैं लाइफ को सेट करो, वो लोग बोलते हैं सेट करो, होता एक फिक्स इनकम आ रहा है, फिक्स लाइफस्टाइल है, सब कुछ फिक्स है। तो जैसे आप डॉक्टर थे, आपको कोई जरूरत नहीं था डायबिटीज पढ़ू, ये पढ़ू, वो पढ़ू, पर आपका जो ग्रोथ हुआ है ना, तो वो इसलिए हुआ बिकॉज यू डिड नॉट वांट टू बी जस्ट, आपको कौन मना करता, आप अगर वहां ग्लोबल हॉस्पिटल में बैठे रहते, आप जाकर के एनेस्थेसिया पढ़ने की जरूरत क्या था आपको, या डायबिटीज पढ़ने की जरूरत ही क्या था? तो वो तो बता, बोल, घनश्याम से बात हो रहा था, ज्ञान सर बोला, घनश्याम बोला श्रीमंत भाई, तो अभी ओडिया में जो बोला बोल नहीं सकते, हिंदी में ट्रांसलेट कर बोलते श्रीमंत भाई बहुत आगे निकल, बोला अच्छा बहुत आगे, हमको बोलो, हमको आगे नहीं। तो क्यों ऐसा बोला उसने देखा है कि श्रीमंत भाई कहाँ था, अभी कहाँ है। तो आपको किसने बोला? आपको, आप बैठे आराम से आ रहे थे, गाड़ी में बैठ के आ रहे, ज्ञान योग करके जा रहे वापस हॉस्पिटल, आपको किसने बोला था? सो जो काम हम सारा दिन कर रहे हैं, कहने का मतलब है, उसमें अगर हम खाली मैकेनिकल हो जाएंगे, मोनोटोनस हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे, तो वो हमारे मन को अफेक्ट करता है एक्चुअली। क्योंकि आत्मा, खाली आत्मा समझने से उसका उन्नति नहीं होगा, उसका शरीर के साथ बड़ी डीप कनेक्शन है। तो मैं ज्ञान में भी जो देखता हूँ, जो भाषण करते हैं, मैं देखता हूँ वो 30 साल पहले जो बोलते थे आज भी वही बोल रहे हैं, उनको कोई हम इंसल्ट नहीं कर रहे, पर उनके अंदर वो क्योंकि उन्होंने कभी उसको प्रोग्रेस करने की सोचा नहीं। तो आपने लौकिक में वो करने गए, अलौकिक को आपने यूज किया। सो नाउ भले आप उनके जैसा अच्छा मीठा नहीं सुना सकते कभी कभी, चलो हम लोग का भाषा, ओरिजिनल भाषा तो ओडिया है ना, फिर भी, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल होने के कारण ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। ये पॉइंट ऐड करना था। ये लगता है छोटा, लेकिन जो काम सारे दिन हम कर रहे हैं ना, उसमें परफेक्शन, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए, तब हमारा उन्नति होता है। फिर से ये बताना चाहता था मैं यार। बाबा का एक सुंदर गीत है, आप सुने होंगे कि ना कोई याचना ना कोई कामना, योग्य बने और योगी बने, काम तुम्हारे आए हम। हे प्रभु, मुझे कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, लेकिन योग्य बनूं और योगी बनूं और आपका काम में आऊं बस। तो भगवान के ऊपर भी सौंप देना है कि प्रभु मेरे अंदर क्या विशेषता, क्या खूबी, क्या आप जानते हो, आपको पता है, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकूं, कैसे मेरे से ज्यादा लोगों का उपकार हो सके, आपको मैं कैसे प्रत्यक्ष कर सकूं, आप ज्यादा जानते हो, मुझे जैसे यूज करना है यूज करो। सबरे सबरे जब ऐसे संकल्प हम बाबा को देते हैं,
बाबा हमें सेवा की विधि और कैसे प्रगति करें, प्रोग्रेस करें, ये सारी बातें बाबा हमें टच कराते हैं। तो इसलिए आप ठहर नहीं सकते हो। जो पुरुषार्थी होगा वो वहाँ कदम रह नहीं सकता, ठहरती कला हो ही नहीं सकता। दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ेगा, कभी वो रह नहीं सकता, चुपचाप रह नहीं सकता, चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक में, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे किसी भी रीति से वो चुपचाप रह नहीं सकता है। और कुछ करो, और कुछ करो। अभी मैं बताइए, अभी मैं तो डायबिटीज मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी कोविड का आप टोटल 1 महीना का पूरा कोर्स तैयार किया, जिसमें somebody will understand thoroughly कि ये कोविड के साथ, कोरोना के साथ कैसे जीना है। तो पीस ऑफ माइंड चैनल में पूरा रेगुलर ब्रॉडकास्ट हो रहा है डेली, ताकि बहुत लाखों लोग देखे और समझ जा रहे हैं कि कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कब डॉक्टर को कंसल्ट करना, घर में क्या सावधानी रखनी। मैं डिटेल बनाया उसका, डिफरेंट लेसन्स बनाया और उसी अनुसार फिर पिक्चर के साथ पूरा सभी लोगों को अवेयरनेस करनी। सबको एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाया। अभी 4 प्रकार का ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप ठीक रख सकते हो इसमें, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पल्मोनरी कोविड हो रहा है। तो उसमें डीप ब्रीदिंग क्या होता है, बेली ब्रीदिंग क्या होता है, पर्स लिप ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रेथ होल्डिंग क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं ये सब चीजें। मैं फिर से इसका स्टडी किया, फिर प्रैक्टिकल करके लोगों को दे रहा हूँ, ताकि चुप रहा ही नहीं जाता है। क्योंकि जिस प्रकार का सिचुएशन है, मुझे ऐसे समय पर कैसे लोगों को मदद करूं, जिसके अंदर ये भावना है, सेवा की भावना, बाबा ऑटोमेटिकली उसको यूज करेगा। वो चुप रहेगा ही नहीं, उसी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में कभी रह नहीं सकता है, उसको आगे के लिए बाबा आगे बढ़ाता रहेगा। खाली मेरा तो ये अनुभव है, सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा को सिर्फ अर्पण कर दो। बाबा, ये जीवन आपके लिए है, मेरा तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा आपके लिए है। मुझे ये संगम युग मेरा सफल हो जाए, मेरा जीवन जितना अच्छा, जितने सेवा में लग के सबका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। बाबा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जैसा बनाना चाहो बना लो। आप मेरा भाग्य विधाता हो, आप मेरे रूह चैतन्य चित्रकार हो, आप मेरे चैतन्य मूर्तिकार हो, आप मुझे जैसा बनाना चाहते हो बना लो, मैं तो तैयार हूँ, मुझे जैसा करना है कर लो। तो आप भगवान को अर्पण कर लो, देखो फिर बाबा आपसे क्या क्या कराता है, कमाल कराएगा आपको। हमारी दादियों के अंदर कौन सी विशेषता है, कौन से अलंकारिक एकदम ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में भाषण करते हैं, कौन से उनके अंदर गीत गाने की या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की कौन सी कला है, लेकिन एक प्रभु में संपूर्ण निश्चय और आस्था विश्वास, एक बल एक भरोसा, इसके कारण देखो दादियों से बाबा ने क्या क्या नहीं करा दिया। इस प्रकार हम दुनिया में पड़े थे, कहाँ कोने में, किस जंगल के कोई कोने में, कहाँ कोई हमको कोई जानता नहीं था कैसे थे, लेकिन जिसके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ता है वो क्या नहीं कर सकता है, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए बाबा को रोज कहना है, बाबा मैं तो आपको कभी जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, मेरे अंदर क्या विशेषता देखिए आपको पता। मैं तो कहाँ एकदम जंगल में, कहाँ किसी नाले में, तो कहीं कीड़े की जैसा, या संसार में करोड़ों मनुष्य में से मेरा क्या औकात थी, मैं क्या था, कैसा जीवन था। आपने ही मुझे योग्य समझा, अभी मेरे से जो करना है करा लो बाबा, मेरा जीवन सफल हो जाए, पल पल सफल हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। जो सेवा कराना है करा लो, जितना लोगों का कल्याण कराना है करा लो, जो कराना है करा लो, बाबा को सौंप देना है खुले दिल से, फिर देखो बाबा क्या कराते हैं आपसे। तो यही विधि है जीवन में। फिर भी कुछ नियम, अभी देखो इंडिया में कितने यंग बहनें शरीर छोड़ गई, कितने कितने कितने, आप सोच नहीं सकते हो। इसका कारण है क्योंकि बाबा ने कहा था, बच्चे ये शरीर भी बहुत तुम्हारा मूल्यवान है, इस शरीर को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ये शरीर के साथ ही तो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। अगर शरीर ठीक नहीं तो आपका योग भी नहीं लगेगा, पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे, सेवा भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का भी संभालना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे बैलेंस नहीं रखते हैं, खाली आत्मा 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 करते रहते हैं और फिर शरीर को नेग्लेक्ट करते हैं, फिर देखो कितना क्या हाल हो जाता है, बहुत बेहाल हो जाते हैं। कितने यंग बहनें अभी शरीर छोड़ दिए इंडिया में, कितने यंग, एकदम हार्डली 30-35 साल उम्र होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये सब बातें जो मैं प्रैक्टिकल टिप से बता रहा हूँ, इसको भी डेली स्टीम लेना बिल्कुल नहीं भूलना, रेस्ट लेना नहीं भूलना, ये सब बातें बैलेंस करके चलिए,
सारा जीवन कितना सुखद होगा। अंत में बहुत मजा आएगा, देखना मैं मेरा जीवन सफल किया, पल पल सफल किया, मेरा जीवन का दुरुपयोग नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं किया अननेसेसरी। बाबा राइट टाइम पर टच करेंगे, क्योंकि भौतिक जगत में जीने के लिए आपको भौतिक चीजें भी चाहिए, साधन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। इसके बिना एक पल भी नहीं चल सकता है। बिना पैसा क्या करोगे? तो लेकिन बाबा को ये कहना, बाबा जब तक हैं सब कुछ ठीक है, ये सब आपका है, आप ये सब सफल हो जाए, ये सब कहीं भी अंत में नष्ट ना हो, यज्ञ में लगे, सेवा में सफल हो जाए, मेरा यही चाहना है। लेकिन जीने के लिए तो सब करना पड़ता है, लेकिन आप चाहिए, मैं ट्रस्टी हूँ, ऐसा समझ के अगर चलते रहेंगे तो कभी भी उसमें भारीपन या कभी भी ये नहीं लगेगा कि अरे मैं इस सब बातों में लगा हूँ। नहीं, ये भी जरूरी है। अभी सेंटर सारे देखिए, अभी जिज्ञासु आ नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हो। अब पैसा नहीं हो तो कैसे चलाओगे सेंटर, कैसे चलेगा? कोई बीमार हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो चाहिए जीवन में, तो इसलिए हमें तो करना ही पड़ेगा, ये सब चीजें तो चाहिए ही, लेकिन इसमें व्यर्थ सत्व नहीं चलाना है। ठीक है ना भाई, बोलो कुछ। नहीं हम यार क्या बोलना है, मतलब बोलने के लिए नहीं वो मैं वही बोल रहा था। देखो देखो जैसे धन कमाना, धन कमाना से हम हमेशा ये क्लास में बताते हैं, धन कमाने से भी ज्यादा जरूरी है धन का उपयोग करना। तो अगर मैं धन कमाते कमाते उसमें मेरा ये विचार है कि मैं इसको और इकट्ठा करूं, ये कर दूं, मेरा लड़का के लिए कॉलेज में जाने के लिए रख दूं, इसके लिए रख दूं, ये कर दूं, तो वो धन क्या होता है, धन कमाते हुए आपने कमाया भी वो धन, एनर्जी भी लगाया, विचार भी लगाया, शरीर भी लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन आत्मा के लिए कुछ जमा नहीं हुआ। देखो कमाने के लिए बाबा बोलते वो एक पुरुषार्थ है, वो भी एक पुरुषार्थ है, पर वो उपयोग आपने उसका अगर नहीं ऐसा, चलो बाबा को दे भी दिए, लेकिन जैसा आप बोलते हो, अगर हम अपने चलो बाबा ना, हमने बाबा को 500 रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया, ठीक है, दे दे के बाबा बोलते, बाबा भी बोलते कि पूरे मेरे को नहीं दो, आई विल के लिए रखने के लिए रखो, ठीक है, लेकिन अगर मेरे अंदर वो समर्पण भाव नहीं है भगवान को, भगवदीय सत्ता को हमेशा समर्पण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है ये अभी उसके लिए नहीं जी रहा, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है, इसलिए मैं उसको छप्पर फाड़ के दूंगा। बाबा देखो इसलिए वो चेक करता है कि इसके अंदर समर्पण भाव के, इवन जो ज्ञान सुनाते हुए अगर मेरेपन है, ये मेरा पॉइंट है, मैं अच्छा सुनाता हूँ, ये भी बाबा चेक करते हैं अच्छी तरह से, उसमें मेरापन आ गया। आज मुरली भी बाबा की वही था, 2-3 दिन पहले भी बहुत अच्छे, दो प्रवीणा बहन बुधवार के दिन आए थे, उस दिन जो बाबा के रखे थे, मैं समझता हूँ हर ब्राह्मण को सुनना चाहिए। तो बाबा ने बोलते हैं उसके अंदर कि बच्चे अगर ये विचार भी आएगा ना तेरे अंदर कि मैं सेवा करता हूँ, यह मेरा सेवा है, मैंने सुनाया तो ये सारा तुम हुआ फेल, बाबा सीधा बोलते फेल आप। तो एकदम पुराने अव्यक्त मुरली सुनेंगे ना, देखो हम सुने थे 30 साल पहले, लेकिन आज भी हम 30 साल में हमारी बुद्धि की मैच्योरिटी बढ़ गई है, एक्सपीरियंस बढ़ गया, हम उसी चीज को अलग तरीके से सोचते हैं। तो बाबा की जो हम इस आपने, तो हम ऐसा सोचते हैं कि देखो कि अगर वो इतनी सूक्ष्मता है, वो मैं और मेरा, आज भी बाबा ने बोला मैं और मेरा इतनी सूक्ष्म है, तुमने अगर उसकी चेकिंग नहीं किया, ज्ञान तो तुमने सुना और सुनाया, लेकिन तुम्हारा जो मानसिक स्थिति, जो अवस्था है, जो आत्मा की जो अवस्था होना चाहिए, वो नहीं हुआ। शरीर के रूप में तुमने बहुत जगह गए, सेवा किया, लेक्चर किया, बहुत लोग ज्ञान में भी निकले, सब कुछ हुआ, पर तेरा जो अवस्था बनना चाहिए, जो मुझे पसंद है, मुझे देखो भगवान आकर के डिफाइन करता है कि तुझे क्या पसंद है, अभी तक तूने तुझे अपने हिसाब से जिया, अभी तू मेरे को जो पसंद है वो कर, ये लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वहां त्याग वैराग आ जाता है, क्योंकि मुझे अभी किसी और के विचार के ऊपर जीना पड़ेगा। ज्ञान सबको अच्छा लगता है, ज्ञान में चलना डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि नाउ यू आर समबडी एल्स इज टेलिंग यू व्हाट टू डू, ओके, वहां ईगो आ जाता है, इतनी सूक्ष्म चीज है ये ना, है ना। इंटरेस्टिंग नहीं है? बाबा हमें क्यों कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ करो? क्योंकि बाबा को पता है आज तक हम देह अभिमानी होके ही तो ये हालत है। बाबा जो कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण भाव, मैं आत्मा हूँ, ये सारा क्रक्स है कि सबको आत्मिक रूप में देखना, ये मेरा प्रभु परिवार है, विश्व कुटुंब है, बाबा ही हमारा सब कुछ है, सबके प्रति अपनेपन की भावना, सबके प्रति हमारी शुभभावना, शुभकामना, सद्भावना, ये अगर है किसी के प्रति भी, कोई कैसा भी हो, जैसे भगवान देखो सबको देख रहा है, लेकिन किसी के प्रति भी भगवान का कोई
दोष दृष्टि नहीं है, संपूर्ण निर्दोष दृष्टिवृत्ति और संपूर्ण निस्वार्थ दृष्टिवृत्ति। जिस दिन हमारी यही स्थिति हो गई, हम बाप समान हो जाएंगे। बाबा यही चाहते हैं कि तुम बच्चे सबको प्यार प्रेम से, ये संसार क्यों नरक हो गया, तू मैं तेरा मेरा, इधर उधर, ईर्षा द्वेष घृणा नफरत, ये सब से हम कैसे मुक्त हो जाएं, अंदर से लगे कि मेरे सभी भाई बहने सभी अच्छे हो जाएं, सबके प्रति हमारी भावना शुभकामना सब अच्छा हो जाए। ये दिन प्रतिदिन मेरी हो रही है। बाबा तो यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। बाबा को रॉन्ग विचार श्रीमंत भाई इतने इतने खराब लगते हैं। मैं आज की जो सुना, देखो फालतू शब्द फिर भी अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए। बाबा फालतू शब्द भी यूज करते हैं। अव्यक्त बाबा ने तो, ब्रह्मा बाबा ने बोला, आज बोला, बाबा बोल रहे थे कि बच्चे अगर आपके अंदर प्योर पॉजिटिव और पावरफुल ये तीन विचार को छोड़ करके और कोई भी विचार चलते हैं ना, सब फालतू संकल्प है। आपने फालतू शब्द यूज किया, मालूम है आपको, आज जो सुन रहे थे। बाबा को कितना खराब लगता होगा हमारे संकल्प में। मैं अपने लिए मैं सोचता, मैं किसी और को ज्ञान नहीं सुनाता, मैं अपने को कुछ बोल रहा हूं ऐसा कि मेरे अंदर अगर व्यर्थ विचार चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, परिचिंतन करता हूं, मेरे विचार बाबा को पसंद नहीं है इतना, जो बोलता है कि तू फालतू सोचता है, तू क्या कर रहा है मेरे को। मैं अपने आप को ऐसे पढ़ाता हूँ भैया, मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, है ना। राइट बात है, क्योंकि बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा अगर आप सुनेंगे, कम से कम 150 से भी ज्यादा मुरलियां होगी पवित्रता के ऊपर है। हमने तो सब पढ़ा है पूरा। तो बाबा ने कहा है तुम्हारे मन में साधारण सोच भी चलता है तो भी ये अपवित्रता है। तुम्हारे मन में सदा समर्थ विचार, सकारात्मक विचार, सबके प्रति कल्याण के विचार, ऐसे ही मन में शुद्ध भावना, शुद्ध संकल्प उत्पन्न होना चाहिए। साधारण सोच चलते हो तो ये भी अपवित्रता है। आप सोचो तो सही, कितने गुह्य है। इसलिए हमें अभी संपूर्णता को सामने रखते हुए मुझे कैसे बनना है, अंदर से एकदम एक, जैसे एक स्टूडेंट को, मेरिटरी स्टूडेंट को एग्जाम नजदीक आ जाता है तो अंदर हलचल चलता है, कैसे मैं परफेक्ट हूँ, कैसे मैं करूँ, कंप्लीट करूँ, कैसे मैं 100% मार्क लूँ, अंदर पूरा बेचैन हो जाता है। ऐसे ही इस पढ़ाई में भी वो समय आ गया है। जितने दिन हम जैसे चल रहे थे मेरे भाई और बहनों, अभी लास्ट समय है, देख रहे हो, अब एक पिलर ही रह गया बस, रतुर्मणि दादी ही रह गए। और जिस दिन वो पिलर अव्यक्त हो गए, आप देख लेना बाबा भी, और किसके लिए रहेगा बाबा, क्योंकि प्रोमिस किया था कि मैं आपके छोड़ के नहीं जाऊंगा। दादी जब अव्यक्त हो जाएगी देखना, बाबा भी परम धाम चले जाएंगे। मेरा तो ऐसा सोच विचार है। बाबा ने कहा है, दादियों ने भी कहा है, आदि सो अंत होगा। तो शुरुआत में जैसे 14 साल भट्टी चली, ऐसे ही देखना अंत में भी ये 2022 लास्ट है, उसके बाद 14 साल आदि सो अंत भट्टी होगी। और उस समय देखना जो तपस्वी मूर्त होंगे, बहुत सालों से किए होंगे, वो उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे। और जो नहीं किए होंगे, दुनिया की हालत तो ऐसे हलचल होगा कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको बता रहा हूँ, तो बहुत कम समय रह गया। इसलिए समय जो भी जितना बीता बीता जैसा बीता, अभी से हम सभी एकदम अभी समय को देखते हुए, अभी परिस्थितियों को देखते हुए हम बहुत सुंदर पुरुषार्थ करें, अपनी स्थिति बनाएं, अवस्था बनाएं, जो अंत में खुशी खुशी से दिल में छाती में हाथ रख के कह सकते हैं, हाँ बाबा, मैं अपना जीवन को मैं सफल किया, मैं व्यर्थ नहीं गवाया, मैं आप जैसे चाहो ऐसे, जैसे चाहते थे मैं ऐसे करके मेरा जीवन को सफल किया। तो दिल पश्चाताप ना हो, क्योंकि अंत में बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक प्राप्ति स्वरूप बच्चे, एक पश्चाताप करने वाले बच्चे। तो जो पश्चाताप करने वाले होंगे खून के आंसू बहाएंगे। बाबा ने कहा है, अरे हमको भगवान मिले, लेकिन भगवान को पाने के बाद भी जीवन को ठीक नहीं किया। अगर हम बाबा के कहने अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना समय संकल्प श्वास सब सफल कर रहे हैं, तो अंत में दिल से खुशी खुशी गदगद होकर बाबा के साथ चलेंगे। तो मैं तो कहूँगा, आप बाबा ने आप सभी भाई बहनों को इतना दूर रखा है, इतना दूर होते हुए भी बाबा के दिल में हो आप सभी। वहाँ ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में बाबा आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क देंगे, आपके ऊपर विशेष मेहरबान है बाबा। तो इसलिए आप तीव्र पुरुषार्थ करो, अंत समय के लिए तैयार करो मेरे भाई बहने। समय नहीं है और बहुत कम समय। ये धोखे में नहीं रह जाना कि 36 में विनाश होगा, बिल्कुल नहीं। आप देखना, ये लास्ट ईयर में कह रहा हूँ 2022 में क्या होगा आप देख लेना। बहुत, मैं जो डायबिटीज प्रोग्राम करने जा रहा था, सबको कहता था
कि आप 1-2 साल के अंदर देख लेना, मुझे बताना। अभी मुझे फ़ोन कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा था, देखो वो समय आ गया। तो मुझे तो जो टच हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आगे दादियों भी हमारी दादियाँ कह के गई है ऐसा-ऐसा होगा। तो ये सब समय बाबा भी इशारा दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो चलें हम तीव्र को साथ करें। और अभी किसी से कोई कुछ भी हो, मेरा कोई लेना-देना नहीं। हम एक बाबा, दूसरा कोई बाबा, जैसे कहते हैं अपने आप को देखो, बाबा को देखो, अपने आप को देखो, बाबा को देखो, चल पड़ो। मैं बता रहा हूँ यही, और सफल करो अपना जितना हो सके, समय, संकल्प, स्वास्थ्य, तन, मन, धन सब सफल करो, सफल करो, सफल करो। ठीक है? बहुत अच्छा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। योग करेंगे, थोड़ा 2 मिनट योग करेंगे बस, हैं? बस, थैंक यू वेरी मच। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद
सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों